नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो से पहले कॉमन अमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस तीनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस के एम्पलीफायर्स का एसी एनालिसिस विद हेल्प ऑफ हाइब्रिड मॉडल हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों तीनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के एम्पलीफायर्स के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसका कंपैरिजन करना चाहता हूं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के जो एम्पलीफायर्स हैं ये मैंने रीजन वाइज यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। ये कॉमन अमीटर एम्पलीफायर है। बेस बीच में अमीटर होगा और एक साइड आपका कलेक्टर। बेस पे इनपुट दूंगा, कलेक्टर पे आउटपुट लूँगा। ये देखना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए। दूसरा आपका क्या है, कॉमन कलेक्टर, यानी बीच में कॉमन कलेक्टर रखूँगा। एक साइड बेस यानी यहाँ पे इनपुट दूंगा, दूसरी साइड आपका अमीटर, यहाँ पे आउटपुट लूँगा। फिर आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर है जिसमें बेस जो है वो मिडल में है। अमीटर से हम इनपुट देते हैं और कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कॉमन अमीटर एम्पलीफायर विद हेल्प ऑफ हाइब्रिड मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं और वहाँ पे हमने देखा था कि जो इसका वोल्टेज गेन है वो क्या होगा। कॉमन अमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन भी ज़्यादा मिलता है और करंट गेन भी ज़्यादा मिलता है। तो वोल्टेज गेन अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली वी विल गेट अ लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन। तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज गेन रहता है। ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन की वैल्यू भी कॉमन अमीटर एम्पलीफायर में काफ़ी ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, हमने कॉमन अमीटर एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस विद हेल्प ऑफ हाइब्रिड मॉडल स्टडी किया है। उस डेरिवेशंस को देख के भी आप कह सकते हो कि आपको वोल्टेज गेन और करंट गेन की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। इनपुट रेजिस्टेंस का ऑलरेडी डेरिवेशन हम करके रखे हैं, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट याद कैसे रखें। ये देखो दोस्तों, इनपुट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डेफिनेटली बीजेटी के दो जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन यहाँ पे, एक जंक्शन यहाँ पे। तो इनपुट जो जंक्शन है जहाँ इनपुट अप्लाई होगी उस जंक्शन का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। बेस आपका लीस्ट डोप्ड है, अमीटर आपका हैवीली डोप्ड है। इसकी वजह से दोस्तों आपका जितनी कम डोपिंग होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कम डोपिंग होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कम होगी। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट जंक्शन है वो कॉम्बिनेशन है वेरी हैवीली डोप्ड रीजन अमीटर और वेरी लाइटली डोप्ड रीजन बेस। इन दोनों का जो मिक्सिंग हुआ उससे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया मीडियम। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमेशा हमारा मीडियम रेंज का रहता है। ठीक है। और अब बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा जो आउटपुट जंक्शन है वो वहाँ से पता कर लेंगे। ये कलेक्टर है, ये अमीटर है। कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, अमीटर आपका हैवीली डोप्ड होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको यहाँ भी एक मीडियम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ याद रखने का तरीका है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एज पर दी एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपने कॉमन अमीटर एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस किया था विद हेल्प ऑफ हाइब्रिड मॉडल, और वहाँ से जो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशंस था वो बताता है कि आपके पास मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस रहते हैं। ठीक है। इसी के साथ मैं अगर कहूँ, अगर कॉमन अमीटर है उसी के साथ अगर हम अमीटर रेजिस्टेंस लगा दें तो डेफिनेटली आपका इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फेज शिफ्ट की। फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि इस कॉमन अमीटर एम्पलीफायर में जो आप इनपुट देते हो और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट मिलती है, उस आउटपुट में और इनपुट के फेज में कोई डिफरेंस होगा या नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस होगा। 180 का डिफरेंस जरूर मिलेगा। यानी जब आपने एसी एनालिसिस स्टडी की थी तो आपने वोल्टेज गेन और करंट गेन जब निकाला था तो डेफिनेटली वहां पे एक नेगेटिव साइन रहेगा। और दोस्तों नेगेटिव साइन का मतलब इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल 180 डिग्री रहता है। तो अगर मान लीजिए आपने इनपुट सिग्नल कुछ ऐसे दिए, ठीक है, इस एम्पलीफायर में, तो दोस्तों जो आपके आउटपुट सिग्नल होंगे वो डेफिनेटली
180 के फेज में आपको मिलेंगे, चाहे इनपुट सिग्नल आपका करंट हो, चाहे इनपुट सिग्नल आपका वोल्टेज हो। हर हाल में आपका जो फेज डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट डेफिनेटली वो आपका 180 का मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो देखो वोल्टेज गेन भी ज़्यादा है, करंट गेन भी ज़्यादा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो पावर गेन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन अमीटर एम्पलीफायर आपके पावर एम्पलीफायर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो ये बना कि ये पावर एम्पलीफायर में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, इन एम्पलीफायर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल हैं आपके, उन सिग्नल्स को आप एम्पलीफाई करते हो, ठीक है, तो उनको हम एम्पलीफाई कर देते हैं। और ये इसके दो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स पे। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स का जो वोल्टेज गेन है, हमने एसी एनालिसिस में स्टडी किया था दोस्तों, इसका वोल्टेज गेन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है। इस 1 की वजह से, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज लगभग सेम है, इसकी वजह से ही कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को हम क्या कहते हैं, अमीटर फॉलोवर। यानी इसमें क्या होता है, अमीटर आपका आउटपुट नोड है, यानी आउटपुट जो नोड है अमीटर, वो डेफिनेटली इनपुट नोड पे जो वोल्टेज अवेलेबल होगी जस्ट उसी को फॉलो करेगा। यानी बेस पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपकी अमीटर टर्मिनल पे मिल जाएगी। इसी वजह से हम इसका जो वोल्टेज गेन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी है, और इसी वजह से इसको हम अमीटर फॉलोवर कहते हैं। दूसरा दोस्तों करंट गेन। करंट गेन की वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, करंट गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1 + HFE, तो काफ़ी ज़्यादा आपका करंट गेन रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस की। इनपुट रेजिस्टेंस मैंने जो रीजन यहाँ लिए हैं उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बताना चाहूँगा। वैसे एसी एनालिसिस में ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो दोस्तों, इनपुट रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, इनपुट जंक्शन है, और ये आपका आउटपुट जंक्शन है। दो जंक्शन होते हैं बीजेटी में। ये भी आपका क्या है, लीस्ट डोप्ड, कलेक्टर भी मॉडरेटली डोप्ड, यानी यहाँ पे ओवरऑल इस जंक्शन पे डोपिंग कम है। अगर डोपिंग कम है तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, कम, और रजिस्टिविटी ज़्यादा। इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा इस आउटपुट जंक्शन पे। तो अमीटर आपका हैवीली डोप्ड, कलेक्टर आपका मॉडरेटली डोप्ड। इसका मतलब बहुत हाई डोपिंग है आपके इस जंक्शन पे। जितनी डोपिंग ज़्यादा है उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और दोस्तों जितनी कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा है उतना रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं फेज शिफ्ट की। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो या कॉमन बेस एम्पलीफायर हो, डेफिनेटली आपके इनपुट और आउटपुट सिग्नल इन फेज रहते हैं। तो यहाँ पे फेज आपका सेम रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका ये कोई करंट सिग्नल है तो डेफिनेटली आउटपुट पे इस करंट को एम्पलीफाइड के तरीके से हम दिखाएंगे, और दोनों सिग्नल्स का फेज बिल्कुल सेम रहेगा। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वोल्टेज सिग्नल है और ये एम्पलीफाइड वोल्टेज है, तो नहीं, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं होती, वोल्टेज गेन इसमें ऑलमोस्ट यूनिटी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। इसमें हमने देखा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, वोल्टेज बफर। वोल्टेज जो बफर सर्किट होंगे, जहां पे हम चाहते हैं कि वोल्टेज हमारी चेंज ना हो सर्किट्स में, वहां हम इसको यूज कर लेंगे। ओके। दूसरा यूज इसका डार्लिंगटन पेयर में होता है, जहां बहुत ज़्यादा करंट गेन की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों लास्ट की बात करते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर, जिसमें बेस आपका बीच में है, एक साइड आपका अमीटर जहां इनपुट है, दूसरी साइड कलेक्टर जहां पे आउटपुट लेंगे। वोल्टेज गेन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कॉमन बेस में वोल्टेज गेन आपका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो डेरिवेशंस हमने किया है, पूरा एसी एनालिसिस किया हुआ है सबका 1 बाय 1, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन कॉमन बेस एम्पलीफायर में ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी होता है। इसका मतलब क्या है, कलेक्टर पे जो करंट आएगा
अमीटर से जो करंट देंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे इसको, ये आपका क्या है, करंट बफर। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट नहीं चेंज होता। बफर का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट करके रखें। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका करंट बफर हो जाता है। इसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए ये आपका क्या है, हैविली डोप्ड, और ये आपका क्या है, लिस्ट डोप्ड। लेकिन इस साइड में क्या है, इनपुट जंक्शन, तो इसका मतलब इसका जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा कॉमन बेस का, वो डेफिनेटली बहुत स्मॉल होगा। देखा आपने, रीजन लिखने का कितना फायदा हुआ कि आप इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस को बिना उन इक्वेशंस को क्रैम किए यहाँ समझ के लिख सकते हो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस देखो, अब आउटपुट रेजिस्टेंस तो भाई हम आउटपुट जंक्शंस पे फाइंड आउट करेंगे। आउटपुट जंक्शंस पे दोनों के दोनों रीजन आपके क्या हैं, कम डोपिंग के होते हैं। कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड है, बेस बहुत कम डोप्ड है, तो इसका मतलब यहाँ ओवरऑल कम डोपिंग कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हम बिना इक्वेशंस को क्रैम किए लिख सकते हैं कि वो आपका लार्ज वैल्यूज़ का होगा। अब आगे बात करते हैं फेज शिफ्ट की। कॉमन बेस एम्पलीफायर में दोस्तों आप इनपुट सिग्नल जैसे भी दोगे, ठीक वही इनपुट सिग्नल बिना किसी फेज एडिशनल फेज के आउटपुट पे मिल जाएंगे, यानी फेज डिफरेंस यहाँ 0 होगा। जैसे आपके इनपुट सिग्नल हैं, लेट अस से ये आपका वोल्टेज सिग्नल है, तो आउटपुट पे भी दोस्तों आपका वोल्टेज सिग्नल उसी फेज में मिलेगा, एम्पलीफाइड फॉर्म होगी। अगर कोई ये करंट बोले तो डेफिनेटली करंट आपका लगभग सेम रहता है, तो करंट एम्पलीफाई नहीं होता। कॉमन बेस एम्पलीफायर में वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है। अब दोस्तों इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि ये आपका एक करंट बफर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा एम्पलीफायर है जो करंट को चेंज नहीं होने देता, करंट बफर। दूसरा सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है दोस्तों कि जब आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीफिकेशन चाहिए तो वहाँ यूज हो सकता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, ये जो वीडियो है डेफिनेटली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यूज़ में भी जाओगे वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।